हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग जैसा कि ANC 01 का हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका यूनिट 1 और यूनिट 2 का लेक्चर आ चुका है। आज हम लोग यूनिट 3 के लेक्चर को देखने जा रहे हैं कि उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो कमेंट करें। आप हमसे पूछ सकते हैं क्या क्या दिक्कत आ रही है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट का डिमांड है आप लोगों का वीडियो लेक्चर में तो वो भी आप लोग हमसे शेयर करिए, ताकि जो दिक्कत आप लोगों को आ रही है वो मैं दूर कर पाऊँ। तो आज चलिए हम लोग तीसरे लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने क्या देखा। फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा कुछ देखने एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी नहीं था, फिर भी आप उसे देखिए, एक दो पॉइंट वहाँ से निकल के आता है। लेकिन जब हम यूनिट 2 में थे तो उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को देखा। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यूनिट 2 वाले लेक्चर को आप लोग देखिए। कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले सारे क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमने वाटर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग अगर यूनिट 2 को देख लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या पढ़ने के लिए है, तो इसमें पढ़ने के लिए है प्रोटीन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन वालों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन वो बनाते हैं। और है फैट पढ़ने के लिए। ठीक, प्रोटीन और फैट को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात आती है प्रोटीन की। बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट बना होता है किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक, जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। लेकिन अगर इसी में हम एक और इम्पॉर्टेंट जोड़ दें, वो है नाइट्रोजन। वो क्या है? नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन को भी ऐड कर दें तो वो हो जाएगा प्रोटीन। तो अब आप लोग समझ जाइए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था। जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हम ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन में क्या क्या होता है। तो जैसे मैं छोटा छोटा बॉक्स बनाता हूँ, एक हो गया, दो हो गया, ऐसा ऐसा मैं ढेर सारा अगर बना लूँ तो ये सब क्या है? ये सब आपस में मिलके बनाएंगे प्रोटीन। तो अब बात आती है कि ये सब है क्या। तो ये सब है एमिनो एसिड। ये क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड नाइट्रोजन कंटेन करता है, याद रखिएगा। एमिनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन कंटेन करता है। तो ढेर सारे एमिनो एसिड, ढेर सारे एमिनो एसिड अगर किसी बॉन्ड से लिंक हो, किसी बॉन्ड से लिंक हो, ऐसे ऐसे इस तरीके से अगर किसी बॉन्ड से लिंक हो तो वो बन जाता है क्या? प्रोटीन। तो इसमें जितने भी ये बॉक्स हैं ये सब एमिनो एसिड है। और ये जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड से ये बंधा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन प्रिपरेशन करने वाले यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि ये जो बॉन्ड है दो दो एमिनो एसिड के बीच, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोग रखिएगा याद। उसे कहते हैं पेप्टाइड। PEP, ये लिख लीजिएगा, TIDE, पेप्टाइड लिंक या लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज है जो ढेर सारे एमिनो एसिड को जो बॉन्ड कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसे पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो जब ढेर सारे एमिनो एसिड नाइट्रोजन कंटेन करता है और एमिनो एसिड को जोड़ने का काम पेप्टाइड लिंकेज करता है, जब एक बड़ा सा ग्रुप बनता है तो बनता है एक प्रोटीन।
अब आप एक और क्वेश्चन बनता है कि एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा कि एक प्रोटीन बनाने के लिए 22 एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। जब हम एक प्रोटीन जानेंगे कि हाँ एक प्रोटीन मतलब ढेर सारे एमिनो एसिड उसमें होंगे, तो कितने एमिनो एसिड होंगे, तो 22 एमिनो एसिड एक प्रोटीन में होंगे। जब एक प्रोटीन में 22 एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से कनेक्ट होता है तो एक प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये भी याद रखिएगा कि एमिनो एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। बस इतना ही इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब नेक्स्ट बात आती है कि एमिनो एसिड कितने तरह के होते हैं। अब जब भी मैं एमिनो एसिड की बात करूं, जब भी हम एमिनो एसिड की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा हम प्रोटीन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे तो एमिनो एसिड ही वहाँ से निकलेगा, और एमिनो एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। तो दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज का लिंकेज होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब दो एमिनो एसिड है, जैसे हमने पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके का होता है, एक अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, एक नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। उसी तरीके से एमिनो एसिड भी दो तरीके का होता है, एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड दो तरीके का एमिनो एसिड होता है। जब जैसा कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में अवेलेबल और नॉन अवेलेबल के बारे में बात किया था, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट वो है जो हमारे शरीर को क्या करता है, शरीर को जिसकी ज़रूरत है, जिससे जैसा कि हमारे बॉडी के फंक्शन में जो हेल्प करता था, वो सब क्या था, बॉडी बिल्डिंग का जो काम करता था वो सब अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट था, जिसका हमारे शरीर के बॉडी बिल्डिंग से कोई भी वास्ता नहीं था, वो नॉन अवेलेबल था, जैसे फाइबर। उस तरह से यहाँ पे एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। एसेंशियल एमिनो एसिड वो हो जाएगा कि जो हमारे शरीर में नहीं है, जो हमारे बॉडी में नहीं है, इसलिए हम आउट सोर्स से लेते हैं, से लेते हैं। ठीक, जो हमारे बॉडी में नहीं है, हम बाहरी सोर्स से लेते हैं, वो हो जाएगा एसेंशियल एमिनो एसिड। वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल एमिनो एसिड। अब बात आती है कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो है जिससे कि हम लोग, हमारा शरीर, जैसे कि बॉडी जो है, बॉडी खुद से बॉडी खुद से प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करता है। जो बॉडी खुद से प्रिपेयर करता है, ठीक है, इसे मैं अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं, मैं हिंदी वालों के लिए थोड़ा हिंदी लिख देता हूं, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं तो मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी, मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी। तो ये हो जाएगा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल वो कब हो गया, जो हमारे शरीर में पहले से ही है, वो अपना काम कर लेगा। लेकिन जो हमारे शरीर में नहीं है उसे हमें बाहर से लेना होगा, जिसे कि हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। और वही एमिनो एसिड है जो बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता है, नहीं बनता है, उसे हमें आउटसोर्स से लेना होता है। किससे लेना होता है, आउटसोर्स से लेना होता है। तो एमिनो एसिड का ये दो प्रकार था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ने के लिए है वो है क्वालिटी कैसी कैसी होनी चाहिए फूड प्रोटीन की, कि कितने कितने बैलेंस में, ठीक है,
कितने मात्रा में हम लोग प्रोटीन को लें कि प्रोटीन हमारे शरीर में आए, और क्या लें जिससे जिससे प्रोटीन जो है, कैसे पता चले कि प्रोटीन जो है उसका क्वालिटी क्या है, प्रोटीन का क्वालिटी क्या है वो कैसे पता चले, या फिर कितने क्वांटिटी में हम शरीर में लें, कितना प्रोपोर्शन में अपने शरीर में लें, ताकि शरीर में प्रोटीन की मात्रा बैलेंस तरीके से हो। ठीक। तो इसलिए हमें प्रोटीन जो है सोच समझ के लेना होता है। ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कम प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जो ज़्यादा काम करते हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं उसे ज़्यादा डाइट चाहिए होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। जो कम काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क जिसका होता है, उसे कम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। उसी प्रोपोर्शन में हम कहें तो प्रोटीन की भी ज़रूरत कम होती है। तो उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एक बैलेंस्ड प्रोटीन क्या होगा, तो एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में आपको प्रोटीन को लेना होगा। एक प्रोपोर्शन अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच क्या है वो चेक करके लेना होगा हमेशा। आप देखते होंगे जिम वगैरह सब में प्रोटीन कहता है लेने के लिए, किस तरीके से, तो कितना आपका एनर्जी खपत हुआ है उस हिसाब से आप प्रोटीन लें। और बहुत बहुत देखते होंगे ना समझी में जिम गए और इतने सारे प्रोटीन ले लिए, हो गया उसको स्किन का प्रॉब्लम, ढेर सारा प्रॉब्लम शरीर में हो जाता है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ फूड प्रोटीन तभी सही रहेगा जब उसका प्रोपोर्शन सही रहेगा। ठीक, प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, सॉरी मैं प्रोपोर्शन कह रहा हूँ फिलहाल, जिसका रेशियो सही होगा। ठीक, रेशियो मतलब अनुपात। ठीक, जिसका अनुपात क्या होगा, सही होगा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, सबका जब रेशियो सही हो, सबका जब रेशियो सही हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, बैलेंस्ड डाइट। उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। जब सबका रेशियो सही हो तो उसे हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। उसी तरीके से प्रोटीन का अपना एक बैलेंस्ड डाइट है खुद का भी। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के सोर्स का। अब हम लोग प्रोटीन के सोर्स का बात करते हैं। तो ये प्रोटीन हम दो जगह से ले सकते हैं, एनिमल से और प्लांट से। ठीक, एनिमल से आप सब जानते हैं कि हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। एनिमल से हम लोग ज़्यादा अच्छे मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, इसलिए लोग एनिमल मीट ज़्यादा खाते हैं प्रोटीन के लिए। और प्लांट को ज़्यादातर लोग तवज्जो नहीं देते हैं प्रोटीन के लिए, इसलिए डाइट में प्लांट फूड कम और एनिमल मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट तो नहीं, जैसे फ्लैश हो गया, एग, फिश, ये सब खाना खाते हैं, एनिमल फूड में आ जाता है मीट, चिकन, सारे चीज़। और प्लांट फूड में आपको दाल, चावल, ये सब होना होता है। ठीक, तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि एनिमल से जो भी हम खाना, फूड को एक्वायर करते हैं वो सब में प्रोटीन होता है, और एनिमल के प्रोटीन को सही माना जाता है। प्लांट में क्या होता है कि प्रोटीन का रेशियो अलग अलग होता है, इसलिए क्या होता है, सही रेशियो में खाने की ज़रूरत होती है कि दाल और चावल का रेशियो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो सही होना चाहिए, तो जा कर के ये लाइक करता है। ऐसा नहीं कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ रोटी खा लिए, सिर्फ क्या खा लिए, रोटी खा लिए, ब्रेड खा लिए और उसके साथ नमक ले लिए ओनली, जैसा होता है, तो हम कह दें कि हम शाकाहारी हैं, और शाकाहारी आदमी कमज़ोर होता है, ऐसा भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि शाकाहारी आदमी क्या करते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट लेना पसंद नहीं करते। जबकि अगर कोई नॉनवेज है तो वो चिकन लाएंगे ही लाएंगे, एग लाएंगे, फिश लाएंगे, और पूरी की पूरी फिश हो गई, एग हो गया, ठीक है, चिकन हो गया, ये सब क्या है, प्रोटीन से भरा है। और इसके साथ ये लोग फिर चावल खाएंगे, राइस, हाँ,
रोटी खाएंगे, ब्रेड, चपाती, ये सब खाएंगे तो ये लोग का डाइट एक तरीके से भरपूर हो जाता है। लेकिन जो वेज हैं वो कभी दाल नहीं खाएंगे, वो चावल के साथ सिर्फ सब्जी खा लेंगे, ठीक। या फिर दाल नहीं लेकर के चावल सब्जी सब्जी खा लेंगे, कभी सब्जी छोड़ दिए तो चावल और दाल ले लिए। तो इस वजह से वेजिटेरियन वाले में ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर दाल चावल सब्जी ये सब दूध दही ये सब का प्रोपोर्शन सही हो तो वेजिटेरियन का भी हेल्थ इशू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन सा है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक नाम याद रखिएगा, लाइसिन, ठीक। लाइसिन जो है ये दाल में भी ज़्यादा पाया जाता है, ये दाल में भी, लेंटिल्स जिसको कहेंगे, लेंटिल्स, इसमें भी ज़्यादा ज़्यादा पाया जाता है। और दूध में भी ये ज़्यादा पाया जाता है, दूध में भी ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मिल्क। एक ये हो गया। दूसरा हो गया मिथियोसिन, ठीक। सॉरी, मेथियोनाइन, मेथियोनाइन लिख लेंगे। मेथियोनाइन क्या होता है, दाल में, पल्स में या लेंटिल्स में, इसमें क्या होता है, लेंटिल्स में लिख देता हूँ, सब कुछ आ जाएगा इसमें। लेंटिल में इसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक। इसमें इसकी मात्रा कम होती है मेथियोनिन का। लेकिन दाल में जो है ये ज़्यादा पाया जाता है। सॉरी, लाइसिन जो है वो दाल में ज़्यादा पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। जबकि मेथियोसिन जो है वो आपको दाल में कम पाया जाता है। और ये सब किस में आता है, तो ये सब एसेंशियल एमिनो एसिड में आता है। ये एसेंशियल एमिनो एसिड है। इसमें एक हो गया लाइसिन, एक हो गया मेथियोसिन, एक और इम्पॉर्टेंट है वो है हिस्टाडाइन, या हिस्टाडाइन भी लोग इसको बोलते हैं। हिस्टाडाइन, ये इसका क्या खासियत है, ये सिर्फ और सिर्फ नवजात बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट में ये पाए जाते हैं। ये इन्फेंट में, नवजात शिशु में पाए जाते हैं क्या, हिस्टाडिन, ठीक। हिस्टाडिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट अच्छे से करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बहुत अच्छे से। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हिस्टाडिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन हिस्टाडिन से ज़्यादा देखने को मिलता है, इससे उतना नहीं दिखेगा, लेकिन हिस्टाडिन से क्वेश्चन ज़रूर ज़्यादा दिखेगा। तो हिस्टाडिन इन्फेंट में रहता है, ये ज़रूर से याद रखिएगा। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का कौन कौन सा है, और वो सब बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है। वैसे तो ढेर सारे हैं, जैसे एलानाइन है, सिस्टीन है, उसके बाद ग्लूटामाइन है। ये ग्लूटामाइन कुछ आप लोग, जैसे ग्लूटामाइन हो गया, एलानिन हो गया, ठीक, एलानिन हो गया, प्रोलीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन एसेंशियल एसिड हैं, एटीसी वगैरह ढेर सारे हैं। लेकिन जो ज़रूरी है वो अभी जो मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, यहाँ से नहीं आते हैं। तो इसमें उतना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, वही पढ़ना है जो ज़रूरी है। उसके बाद आगे क्या है पढ़ने के लिए बुक में, उसके बाद आ जाता है आपको फंक्शन की बात, कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की जब बात आती है तो हमने फंक्शन ढेरों बार पढ़ा हुआ है। जितनी भी अगर हम फूड का फंक्शन पढ़ते हैं तो ज़्यादातर वो प्रोटीन की ही बात होती है। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिविंग है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, एज ए फ्यूल काम करता है। जैसे इरेज क्यों नहीं हो रहा, हाँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये एज ए
फ्यूल का काम करता है, उसी तरीके से प्रोटीन की जब हम बात करें, इसके फंक्शन को जब हम देखें तो ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। बॉडी बिल्डिंग का ये काम करता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन का पहला काम क्या है? तो बॉडी बिल्डिंग का काम है। दूसरा काम पूछे कि दूसरा दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है, ये पहला हो गया। दूसरा काम हो गया रेगुलेटरी का। रेगुलेटरी का काम हो गया और प्रोटेक्शन का काम हो गया। और प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। और तीसरा काम इसका हो गया कैरियर का काम हो गया। तीसरा काम क्या हो गया? कैरियर का काम हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे ये यही डिस्कस कर लेते हैं, उतना लंबा नहीं करना। ठीक, रेगुलेटरी का काम कैसे करता है ये? तो ये रेगुलेट करता है हमारे शरीर के किसको? तो एंजाइम को, कि कौन से हार्मोन कितना एंजाइम सीक्रेट करेगा, वो सारे रेगुलेशन का काम कौन करता है? तो क्या कहते हैं, ये प्रोटीन ही करता है। ठीक, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा कह दिया। ये रेगुलेटरी काम इसलिए हुआ क्योंकि ये रेगुलेट करता है हमारे हॉर्मोन्स को। ये हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है, जो जो कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसे प्रोटीन रेगुलेट करता है। तो हार्मोन से निकलने वाले जितने भी एंजाइम हैं, ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन से निकलने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो सब प्रोटीन है। जैसे हम बात कर लें इंसुलिन की, इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। अगर मैं बात कर लूँ इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है? तो ये एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन इसलिए है क्योंकि ये एक एंजाइम है, और एंजाइम हार्मोन से सिक्रेट करता है। हार्मोन को कंट्रोल प्रोटीन करता है, तो प्रोटीन हार्मोन को कंट्रोल करता है, हार्मोन एंजाइम सीक्रेट करता है। उसी में से एक एग्जाम्पल है इंसुलिन। इसलिए इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। इसलिए इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। समझ गए कि प्रोटीन हार्मोन को रेगुलेट करता है, हार्मोन एंजाइम को सीक्रेट करता है। उसी में एक एग्जाम्पल है एंजाइम का इंसुलिन। इसलिए इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। मतलब जितने भी एंजाइम हैं जो हार्मोन के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, वो सब के सब क्या है? प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा, सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। इसलिए इंसुलिन भी प्रोटीन है, जो हमारे ब्लड शुगर को करता है कंट्रोल। तो ये हो गया इसका रेगुलेटरी फंक्शन। और भी रेगुलेटरी, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन का। प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये एज ए एंटीबॉडी भी हमारे शरीर में काम करता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये एज ए एंटीबॉडी हमारे शरीर को काम करता है, और बीमारी से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए ये हो गया क्या? एंटीबॉडी का काम करता है, और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर हो गया। तो हमने अभी रेगुलेटरी क्यों है हमने वो भी देखा, और प्रोटेक्टिव क्यों है हमने ये भी देखा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन के। पहला फंक्शन हमने बॉडी बिल्डिंग का बॉडी बिल्डिंग हमने देख लिया। पहले से देखते आ रहे हैं कि प्रोटीन का काम ही है क्या करना? तो बॉडी को बिल्ड करना, हाइट बढ़ाना, मसल्स के ग्रोथ में काम करता है। दूसरा हमने रेगुलेटरी फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन को देखा। अब हम लोग देखते हैं कैरियर को। कैरियर का काम कैसे करता है ये? तो कैरियर का एक हम बात ले लें तो एक शब्द आता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ये ये क्या है? प्रोटीन। और ये क्या करता है? तो हमारे शरीर से डीऑक्सीजेनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, या जो क्या है? शुद्ध नहीं है। ठीक है, जो शुद्ध नहीं है उसे ले जा करके लंग्स तक पहुंचाता है, हार्ट तक पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है। वहाँ फिर वो ऑक्सीजेनेटेड होता है, शुद्ध हो जाता है वो ब्लड, और फिर वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है हेमोग्लोबिन के ही द्वारा। तो ये एज ए कैरियर भी काम करता है। जब ये हमारे
इम्प्योर ब्लड को और प्योर ब्लड को ढोता है, तब ये कैरियर बन जाता है, ढोने वाला। एक और फंक्शन है इसका जिसे हम लोग ध्यान में रखते हैं, वो है एनर्जी गिविंग फंक्शन। अब हम बात करेंगे एनर्जी गिविंग फंक्शन की, तो बोलेंगे अरे ये तो कार्बोहाइड्रेट का काम है, एज ए फ्यूल वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। लेकिन फिर प्रोटीन एनर्जी गिविंग कैसे हो गया? है, ये है। कब? जब कार्बोहाइड्रेट जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कम पड़ जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कम पड़ जाता है या खत्म हो जाता है, तो प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को अपना ड्यूटी बढ़ानी होती है। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ ये फ्यूल के लिए भी अपने आप को ब्रेक डाउन करता है, फ्यूल के लिए भी अपने आप को ब्रेक डाउन करता है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है। लेकिन इस काम में जब वो ये काम करेगा, तो बॉडी बिल्डिंग वाली काम जो थी वो स्लो पड़ जाएगी, वो स्लो पड़ जाएगा, और बाकी ये अपना एनर्जी और एफर्ट एन फ्यूल के तौर पे लगाना शुरू कर देगा। इसलिए अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करें, तो फिर भी हमारा जो वेट है वो ज़्यादा चांस नहीं है गेन होने का, क्योंकि प्रोटीन अपना अलग डिपार्टमेंट फिर चुन लेगा, कार्बोहाइड्रेट की जगह ले लेगा और फ्यूल बनने की कोशिश करना शुरू कर देगा। तो इसलिए एनर्जी गिविंग फंक्शन में प्रोटीन भी आता है। हमने 4 फंक्शन पढ़ा। एक हमने देखा बॉडी बिल्डिंग का, एक हमने देखा एक एक हमने देखा बॉडी बिल्डिंग का, दूसरा रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव का, तीसरा कैरियर का, और चौथा फंक्शन जो हमने देखा वो है एनर्जी गिविंग का। तो 4 फंक्शन प्रोटीन का हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का और यूटिलाइजेशन का। किसका? तो प्रोटीन का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे जाकर के पचता है, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पचेगा। फैट फैट कहाँ पचेगा? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के पचेगा। लेकिन जब हम बात कर लें प्रोटीन की, तो प्रोटीन पचता है कहाँ? तो स्टोमक में ही वो पच जाता है ज़्यादातर। प्रोटीन स्टोमक में ही ज़्यादातर पच जाता है, क्योंकि स्टोमक में क्या होता है? पेप्सिन होता है। तो वो स्टोमक में ही ज़्यादातर ये क्या करता है? मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन को पचा लेता है। और जो बचा हुआ प्रोटीन है, जो लेफ्ट है, बचा हुआ है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ होता है आपको ट्रिप्सिन। यहाँ ट्रिप्सिन होता है, और ट्रिप्सिन बचे खुचे जो प्रोटीन है, ठीक है, लेफ्ट आउट प्रोटीन को ये पचा देता है। तो जब मेजॉरिटी, इसमें इतना ही जानना था कि डाइजेशन इस तरीके से होता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन को स्टमक में पचा लिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे होता है पेप्सिन, जहाँ पे क्या होता है? पेप्सिन होता है। फिर जो प्रोटीन वहाँ से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे होता है ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो बचे खुचे प्रोटीन है उसे पचा लेता है। ठीक। फिर फाइनल स्टेज है किसका? मेटाबॉलिज्म का। और एक याद रखिएगा, मैंने अभी ट्रिप्सिन आपसे कहा, अभी ट्रिप्सिन के अलावा ये ठीक है, दो और है जिसे आप दो नाम है जिसे आप याद कर लीजिए। एक है प्रोटीज और एक है पेप्टिडेज। एक क्या है? पेप्टिडेज। ये दोनों कहाँ पाया जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। क्या करता है? कौन? ट्रिप्सिन करता है।
प्रोटेज और पेप्टाइड ये दो नाम हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। आखिरी फिर क्या है, तो फाइनल स्टेज जो डाइजेशन का है, अब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन के लिए फाइनल स्टेज जो है वो है आपका क्या, तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमने आपसे पहले फर्स्ट लेक्चर में शायद डिस्कस हम लोगों ने किया था कि मेटाबॉलिज्म दो चीज़ से मिलके बना है टर्म, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जब कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटता है और सिंपल कॉम्प्लेक्स में टूटता है कैटाबॉलिज्म, और ये दोनों प्रोसेस जब चलता रहता है तो इसे हम लोग मेटाबॉलिज्म ही कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म जब सिंपल सिंपल ऐसे करके सिंपल सिंपल ये जा करके क्या बनते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रूप धारण कर लेते हैं, ये एनाबॉलिज्म हो गया। जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाते हैं सिंपल 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 में, तो वो क्या हो जाता है, कैटाबॉलिज्म हो जाता है। और ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ चलता रहता है बॉडी बिल्डिंग के वक्त, जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ बॉडी बिल्डिंग के वक्त चलता रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म नेसेसरी है, ये चलता रहता है। जब प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर ये ब्लड के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, डाइजेस्टेड प्रोटीन, प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो इसे ब्लड के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, और जो लेफ्ट आउट है, जो बच जाता है, जिसे यूटिलाइज नहीं किया जा सका, जिसे यूटिलाइज नहीं किया जा सका, वो लीवर में जाके, लीवर में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और ज़रूरी पड़ने पर ही उसे फिर से वापस यूज में लाया जाता है। इसका एग्जाम्पल इंसुलिन, जो आजकल काफ़ी चलता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इंसुलिन भी इंसुलिन भी ग्लाइकोजन के यूज में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, ज़रूरी पड़ता है तो फिर ये सिक्रेट करता है। वही बात है प्रोटीन का, जितना यूटिलाइज करना यूटिलाइज कर लिया जाता है, और जो बच जाता है उसे लीवर पे स्टोर कर लिया जाता है। ठीक, लीवर फिर डिसाइड करेगा, कुछ बॉडी बिल्डिंग के काम में भेज दिया, ठीक, कुछ सर्कुलेशन में काम के यूज़ में ब्लड में भेज दिया, कुछ को अपने पास ये रख लिया। तो ये लीवर में फिर डिपेंड करता है कि कब किस काम में कितनी ज़रूरत है, वो वहाँ पे प्रोटीन को पहुँचाता रहता है। तो इस तरीके से प्रोटीन से जुड़ा हुआ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट थे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। याद रखिएगा कि एमिनो एसिड वो क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक है। जितने भी प्रोटीन है उसके हमने चार्ट में पीछे हमने बताया है कि क्यों वो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। ढेर सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज की मदद से एक हो जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं फैट पे। अब हम बात करते हैं किसकी, फैट। तो हमने अभी देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन मिलके प्रोटीन बनाया था। लेकिन फैट में क्या दिखता है, कार्बन दिखता है, हाइड्रोजन दिखता है, ऑक्सीजन दिखता है, और इतने में ही फैट क्या हो जाता है, बन जाता है। अब आप कहेंगे कि जब फैट में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों सेम कैसे हो गए? तो मैं कहूँगा सेम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में कमी है, अलग है। क्या है, दोनों डिफरेंट है। जब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो फिर गुण भी अलग हो जाएंगे। सब कुछ ये सब बायोकेमिस्ट्री की बात है। तो बस मैं हल्के में जो आता है, जो एग्जाम में आता है, उतना मैं कह देता हूँ कि स्ट्रक्चर में कमी है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट है, जबकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। प्रोटीन होता जब इसमें नाइट्रोजन भी होता, तो ये प्रोटीन नहीं है, ये फैट है। तो अब मैं बात करूं कि एक मॉलिक्यूल का, वन मॉलिक्यूल ऑफ फैट, जब हम फैट के एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, फैट के एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो उसमें हमको क्या क्या मिलता है?
उसमें हमें मिलता है 1 क्या 1 ग्लिसरॉल, 1 ग्लिसरॉल, GLYCEROL। अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि इस पे डिजिटली लिखने में थोड़ी परेशानी आती है। और 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, तब जाकर के बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। जब हम एक पिछले बार हमने प्रोटीन में क्या पढ़ा, प्रोटीन में पढ़ा कि जब 22 एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज की मदद से जुड़े होते हैं तो प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। उसी तरीके से 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट बनेगा जब 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आपस में मिल जाएंगे तो एक फैट बनेगा। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो बुक में कुछ डायग्राम है इस तरीके का, बुक में कुछ डायग्राम है इस तरीके का, अगर आप लोग पढ़े होंगे। इसे ये हो गया FAT, और ये उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबा चला जाएगा। बस मैंने जितना कहा है उसका आप उतना ख्याल रखिए कि फैट जो है वो उसमें 1 ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होता है, तब जाके 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट का फॉर्मेशन होता है। और फैट का नेचर क्या है, फैट का नेचर क्या, अगर फैट पढ़े तो नेचर पढ़ना ज़रूरी है। ये ग्रीसी होता है, ठीक, ग्रीस जैसा चिपचिपा टाइप का होता है। और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है, इनसॉल्युबल। ये वाटर में, पानी में घुलता नहीं है। ये फैट की खासियत है। उसी तरह एक नाम है जो काफ़ी फेमस है, कोलेस्ट्रॉल। क्या, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो ये एक तरीके का फैट ही है। ठीक, बाकी आगे इसके बारे में हम थोड़े से डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें भी एक चीज़ है जो हमें पढ़ना है, जैसे अवेलेबल, नॉन अवेलेबल, ठीक, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। उसी तरीके से फैट में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें पढ़नी होंगी। जैसे एक हो जाएगा आपको सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक हो जाएगा आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक आखिरी हो जाएगा आपको एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक, अब बात आती है कि तीनों में अंतर क्या है। अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैटी एसिड तब हुआ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है या हाइड्रोजन एटम कह दें, वो फिक्स होता है। वो क्या होता है, फिक्स होता है। जब हाइड्रोजन एटम फिक्स होता है वो सैचुरेटेड है। जैसे बटर हो गया, घी हो गया, जो भी चीज़ ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे, ये क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम फिक्स है मतलब रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इसलिए है क्योंकि ये इसका कुछ हाइड्रोजन एटम मिसिंग है। क्या है, कुछ हाइड्रोजन एटम इसमें मिसिंग है, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। जैसे ऑयल हो गया, जितने भी ऑयल है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। तीसरा है एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड है वो जो हमारे डाइट में ज़रूरी है, जो हमारे डाइट में ज़रूरी है, वो हो जाएगा एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड दो तरीके का होता है। एक होता है लिनोलेनिक, दूसरा होता है लिनोलेइक। एक है लेनिक, एक है लेइक। ये दोनों रियल में तो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन है ये एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक, ये सब पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि खाना, जो हम लोग खाना खाते हैं, फूड,
उसमें फैट कितना पाया जाता है। तो जो हम लोगों का भोजन है, जो हम लोगों का डाइट है, उस डाइट में फैट फैट बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है फैट। हम लोगों के शरीर में ज़्यादा फैट की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो ये, अगर मैं ले लूँ फैट और अगर मैं ले लूँ कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इससे आता है। अगर मैं 1 ग्राम फैट ले लूँ और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लूँ, तो ज़्यादा एनर्जी हमें फैट देगा। ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देगा? फैट देगा। कार्बोहाइड्रेट कम देगा। लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि फैट हमारे बॉडी में बहुत कम है। चाहे ये 1 ग्राम में कितना भी ज़्यादा करे, क्वांटिटी तो इसका कम है ना फैट का। तो फैट का क्वांटिटी कम है, तो ये कम, ओवरऑल कम प्रोवाइड कराएगा। कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एनर्जी देने का काम करेगा। तो जब 1 ग्राम की बात आए तो फैट ज़्यादा है, और जब ओवरऑल की बात आए तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ध्यान में रखिएगा। तो जब बात करूं कि 1 ग्राम फैट में 1 ग्राम फैट में कितना एनर्जी हम लोगों को मिलता है, 9 किलो कैलोरी फैट हमें 1 ग्राम फैट हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ देगा कि अगर 1 ग्राम ऑफ फैट है तो वो हमें कितना एनर्जी देगा। तो वो हमें 9 किलो कैलोरी का एनर्जी देगा। इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फैट के बारे में कुछ अफवाहें भी हैं। कुछ क्या है? अफवाहें भी हैं। कुछ नेगेटिविटी भी लोगों के अंदर है कि फैट हमारे शरीर को ख़राब कर देता है, फैट बहुत हार्मफुल होता है, ये हमारे शरीर को मोटा कर देता है, हार्ट अटैक ला देता है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें नहीं हैं। फैट हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात आती है, वो ये कि सबका एक बैलेंस में होना ज़रूरी है। क्या चीज़ में? बैलेंस में होना ज़रूरी है। अगर बैलेंस में लेना है और ज़रूर लेना है, ये सोच के कि फ़ैट खाने से तबीयत खराब बिगड़ जाती है, ये गलत है। फैट को खाना है, लेकिन एक बैलेंस वे में खाना है। अब बात अगर करें तो फैट भी प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे शरीर में। फैट हमारे शरीर में प्रोटेक्शन का काम करता है, ये हार्मफुल नहीं है। बस एक्सेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, लीवर के चारों ओर, कभी लीवर के, किडनी के, ये सब को फैट क्या करता है ना, कि एक बाहरी फोर्स से बचाता है। इसके होने से शरीर पे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचती है। इनफैक्ट जो हमारा स्किन होता है, स्किन के अंदर इस तरीके से फैट स्टोर होता है। ये अगर स्किन है, ये स्किन है, तो ये फैट है। स्किन के अंदर फैट स्टोर होता है किस चीज़ में? तो एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे आप फैट छोड़िए, अच्छे से मैं लिख दूँ तो एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू है जो क्या करता है, तो फैट को कंटेन करता है। और ये जो फैट है और ये स्किन है, अगर कोई बाहरी चोट हमारे स्किन पे लगती है, तो ये फैट हमारे मसल्स को, ये हमारे हड्डी को, या हमारे किसी भी ऑर्गन को बचाता है। तो फैट का काम इतना नेसेसरी है, ये जानिए। बस एक्सेस यूज़ नहीं करना है। ठीक? एक्सेस यूज़ नहीं करना है। एक्सेस यूज़ करने से ये शरीर को हानि पहुंचाएगा। बैलेंस वे में यूज़ करेंगे तो ये शरीर को अच्छा रखेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है फैट को लेकर के, कि ये सेटिस्फैक्शन के लिए भी काम करता है। सेटिस्फैक्शन के लिए कैसे काम करता है? तो जब
हम लोग खाना खाते हैं, प्रोटीन वगैरह लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं, तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग फैट लेते हैं तो ये हमारे पेट को पेट फुल करने का काम करता है, पेट फुल लगने लगता है। ठीक, पेट फुल लगने लगता है। किसके वजह से? तो फैट की वजह से। तो हमें लगता है कि अब हमारा पेट भर गया, अब हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन का भी काम कौन करता है? फैट करता है। और इसका काम देख लें, तो इंसुलेटर का काम करता है ये, इंसुलेटर का भी काम करता है। अभी हमने देखा कि प्रोटेक्शन का काम करता है, सेटिस्फेक्शन का काम करता है। इंसुलेटर का काम कैसे करता है? तो ये हमारे बॉडी को रखता है वार्म, क्योंकि पूरे के पूरे एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है। तो ये इंसुलेटर का भी काम करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक। और अगर बात करो कुछ इम्पोर्टेंट वाइटामिन, फैट कंटेनिंग वाइटामिन, ये याद रखिएगा। वैसे ये आगे बहुत डिटेल से पढ़ने के लिए है। फैट कंटेनिंग वाइटामिन की अगर बात करूँ तो वो है ADE K। हो सके तो इसे याद ही कर लीजिएगा, नहीं तो आगे आगे भी ये सब पढ़ना ही है, याद हो ही जाएगा। तो उतना कोशिश करिए याद कर लेने का। अगर इसके हम फैट के अगर हम डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन की बात करें और यूटिलाइजेशन की बात करें, तो फिर फैट जब डाइजेस्ट होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, ये टूट जाता है। और अभी हमने स्ट्रक्चर बताया था कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ये टूटता है। एक ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, फैटी एसिड का 3 मॉलिक्यूल, ये सब मिलके फैट का एक मॉलिक्यूल बनाता है। दूसरी बात अब जानना है कि फैट कहाँ पे पचता है। तो डाइजेशन की बात करें तो स्टमक में स्टमक में नहीं होता है, लीवर से निकलता है। ठीक, लीवर से क्या निकलता है? तो लीवर से, और लीवर से नहीं, पैनक्रियाज से। ठीक, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस। और वो काम करता है फैट के डाइजेशन में। जैसे कि एक याद रखिएगा, लिपेज। क्या याद रखिएगा? लिपेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, और लिपेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है। वो दोनों मिल करके फैट को पचाने का काम करता है। और स्टमक की बात करें तो स्टमक में फैट ज़्यादा नहीं पच पाता। ठीक, लेकिन पचता है। जैसे अभी अभी हमने थोड़ा उल्टा डिस्कस कर लिया। एक सेकंड में अच्छे से यहाँ बता दो, आप लोग लिख लें कि गैस्ट्रिक लीपेज जो है ये होता है स्टमक में। और पैन पैनक्रियाटिक लीपेज ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। निकलता है पैनक्रियाज से लेकिन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो गैस्ट्रिक लिपेज पेट में, पैनक्रियाटिक लिपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये काम करता है फैट को पचाने में। ओवरऑल लिपेज काम करता है फैट को पचाने में। ये गैस्ट्रिक मतलब पेट में भी पाया जाता है, और पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। ये स्टमक में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एक और बाइल बाइल जूस है। बाइल जूस है जो लीवर से निकलता है, और ये फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। फैट को ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि ये आसानी से घुल सके। ये आसानी से घुल सके। किसमें किसमें घुल सके? तो पानी में ये घुल सके। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करें इसके एब्जॉर्प्शन की, फैट के एब्जॉर्प्शन की। जब ये टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बाइल जूस के द्वारा टूट जाता है, तो एक है बाइल सॉल्ट जिसको कहेंगे। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके
एब्जॉर्प्शन में। तो फैट के एब्जॉर्प्शन में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो बाइल सॉल्ट। आखिरी बात मैं अगर और मैं बात करूं थोड़ी, तो जैसे हमने देखा कार्बोहाइड्रेट को, हमने देखा प्रोटीन को, ये सब क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में, यहीं से ये क्या होता है? ब्लड में ट्रेवल करना शुरू कर देता है। लेकिन फैट में ऐसा नहीं है। लेकिन फैट में ऐसा नहीं है। फैट डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है। ये पहले जाता है कहाँ? ये पहले जाएगा विलाई के द्वारा। विलाई तो एब्जॉर्ब करता ही है। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, हमने बता रखा है, याद रखिएगा, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो विलाई के द्वारा फैट एब्जॉर्ब होने के बाद, विलाई के द्वारा हार्ट में पहुंचता है। हार्ट में जा कर के ये ब्लड में पहुंचता है। क्या है? सही तरीका है। डायरेक्ट ब्लड में ये नहीं जाता है। अब एक बात हम लोग कर लेते हैं। हमने कहा था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कोलेस्ट्रॉल के बारे में याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड में पाया जाता है, ये इसमें पाया जाता है। और प्लांट फूड की अगर बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब सरसों के तेल सबका ऐसा प्रचार आता है तो बोलता है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जीरो है। तो इसमें आप लोगों को भ्रम में नहीं आना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्लांट फूड में होता ही नहीं है। चाहे कोई भी आप ऑयल खरीदें, कोलेस्ट्रॉल तो मिलेगा नहीं। हाँ, अगर ऑयल में मिलावट हो जाए, किसी फैट वैट को डाल दिया जाए, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसमें मिलेगी। लेकिन रियल में प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अफवाहों पे ध्यान ना दें। तो इतना था आज के लेक्चर में। धन्यवाद।